नमस्ते आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद पढ़ेंगे। आप लोग इस क्लास को कर लिए होंगे, इसके पहले वाले जितने भी क्लास है कर लिए होंगे, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से बना लिए होंगे। नहीं भी किए तो भी आपसे बन जाएगा अगर खुद पढ़े। अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार जरूर आप लोग कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर पढ़ लेना, ठीक है। अभी पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 1 है, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रकाश के परावर्तन निर्धारित होती है किससे? प्रकाश का परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आप लोग को बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा इसमें बराबर होता है। देखिए, एक तो यहाँ पे किरण आया, यहाँ से एक किरण आ रही है, फिर क्या होगा, ये टकरा कर यहीं से टकराएगी और फिर उसी दिशा में लौट जाएगी। समझ में आया? और यहाँ पे देखिए एक, और यहाँ पे क्या, लंब एक डाल देंगे, लंबा सा लंब इस पे डाल देंगे। अब देखिए इसके नियम से क्या होता है कि इधर से किरण आया, फिर इस दिशा में चला गया, तो कोण बना आई, आपतन कोण बना, और ये कोण बना आर, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और जो कोण बना ये परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण बनेगा। और ये जो बिंदु होगा आपतन बिंदु होगा, आपतन बिंदु होगा, ठीक है, आपतन बिंदु होगा। इसके बारे में आप लोगों को क्या समझ में आना है, अगर ये 0 डिग्री होगा, आपतन कोण अगर 0 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए 100 डिग्री होगा तो ये भी 100 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, I इज इक्वल टू आर। आई इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू आर, मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कण के रूप में क्या है यह, कण के रूप में फोटान है। क्या है, फोटान। प्रकाश हमेशा क्या, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, रेखा में गमन करता है, ठीक है, गमन करता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। ये आप लोग तो पता ही होगा कि सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का चाल। ये सब तो आप लोग को मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप लोग को रिवाइज हो सके। अब आगे चलते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। क्या अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, मान लीजिए दर्पण है, सॉरी ये क्या हो गया, ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण, मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण है और वस्तु यहाँ से कितना, यहाँ पे दूर है और सीधा प्रतिबिंब आ गया तो क्या होगा, सीधा होगा, यहाँ पे सीधा आ गया तो सीधा होगा तो कौन सा प्रतिबिंब यहाँ पे, वह दर्पण है। कौन सा दर्पण है, केवल समतल, समतल में भी हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। अवतल, अवतल में भी एक स्थिति में सीधा बनता है, जब P और F के बीच हो वस्तु तो क्या इसमें, सॉरी P और F के बीच, हाँ, ये मान लीजिए कौन सा अवतल दर्पण है, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पे P, ये P है और यहाँ पे F, ठीक है, इसके बीच रहता तो पीछे यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आप लोग को बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए अवतल दर्पण में
P और F के बीच रहता है तो बनता है केवल उत्तल। उत्तल में तो हमेशा सीधा बनता है, इसमें भी हमेशा सीधा बनता है, तो समतल अथवा उत्तल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि हमेशा क्या होता है, उत्तल में और अवतल दर्पण में ही क्या प्रतिबिंब सीधा बनता है। आगे चलते हैं। पांचवा चौथा नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? अभी बताए कितना होता है, सॉरी किस में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है निर्वात में होता है 3 लाख। कितना? 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁻⁴ क्या होगा? अगर ऐसे लिखो 3 × 10⁻⁴ 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, अभी जस्ट बताया आप लोगों को। प्रकाश की किरण क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, टूटी रेखा में बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य से आने वाला, लिख लीजिए, सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरण क्या होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश प्रकाश की किरण समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है। सूर्य से जो किरण आएगी वो समांतर होती है, हमेशा पैरेलल में आती है। तेल लगा कागज क्या होता है? तेल लगा कागज जो होता है क्या? पारभाषक होता है। समझ में आया? तेल लगा कागज पारभाषक या पारभाषिक? पारभाषक ये होगा। पार, यहाँ पे ये गलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो पार भाषक, ठीक है, पारभाषक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, इसका गलती लिखा गया है। अब चलते हैं टाइपिंग मिस्टेक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के प्राय कितने? 2 नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। तो 2 है नियम, आप लोगों को पता होगा, आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होता है? काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक तो कभी नहीं, काल्पनिक हमेशा होता है। क्या होता है? और क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक सीधा और बराबर होता है, बराबर। ठीक है, बराबर होता है। बराबर क्या होता है? बराबर होता है, बराबर, बराबर। ठीक है, काल्पनिक सीधा बराबर होता है वस्तु से। ठीक है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों दर्पण से समान होती है। आगे चलते हैं। देखिए आगे, एक आभास अवसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? हमें अभिसारी प्राप्ति होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 10। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण का आवर्धन जानते हैं आप लोग? समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन, इसकी फोकस क्या होती है? इसकी फोकस अनंत होती है, फोकस दूरी। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा काल्पनिक होता है। आगे चलते हैं। एक प्रकाश की किरण एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती तो परावर्तन कोण। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे ये रहा एक समतल दर्पण है। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रकाश की किरण समतल दर्पण ऐसे नीचे ऊपर से आ रहा है, लंबवत पड़ रहा है। ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? लंबवत, मतलब ये है अभिलंब। और इस पर क्या हो रहा है? किरण किरण इस पे लंबवत आ रहा है। यहाँ इस पे क्या हो रहा है? लंबवत आ ही रहा है। सॉरी, यहाँ पे आप लोग को दूसरा कलर से, यहाँ पे लंबवत आ रहा है। देखिए यहीं पे लंबवत आया। अब कोई चीज सीधा आए तो क्या ये टेढ़ा जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, या फिर इधर जाएगा? नहीं जाएगा, वापस क्या हो जाएगा? उसी दिशा में आया और जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। तो कौन बनाएगा? जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया, तो कौन बनाएगा जी? बिल्कुल नहीं बनाएगा। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? कौन बिल्कुल नहीं बनाएगा, तो 0 डिग्री होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। आंसर क्या होगा इसका? 0 डिग्री। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है?
एक एक क्या अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक अभिलंब बना दिए। यहाँ पे देखिए आया, यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री है। आपतन कोण आई बराबर कितना है, 10 डिग्री। तो आर का मान कितना होगा, आर का मान भी क्या होगा, 10 डिग्री होगा। मतलब आई का मान जितना होगा, अगर 50 डिग्री आई का मान होगा तो आर का मान भी 50 डिग्री ही होगा। चलते हैं आप 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए किरणों के समूह को क्या कहते हैं, आप लोग को शुरू में ही बताए थे। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सूर्य से आने वाले प्रकाश की पुंज हमेशा क्या होती है, समांतर किरण पुंज होती है। आप लोग को बताए क्या सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी दूरी है, तो 15 करोड़, 15 करोड़ केएम, 15 करोड़ किलोमीटर है, उतनी दूरी से आती है प्रकाश। सोचिए कितना मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड में आती है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति। देखिए अवतल दर्पण में एक ही जगह आप लोगों को मिलेगा, कहा, अवतल दर्पण में। देखिए आप लोगों को अवतल दर्पण, यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए, ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक ही स्थिति में P और ये क्या है F, यही इसी के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे, और आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो कहाँ रहेगा, P और F, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच खोजिए। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र बिल्कुल नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र और केंद्र के परे नहीं, अनंत पर, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, मुख्य फोकस तथा वक्रता, वक्रता केंद्र तो सी होता है, ये गलती है। यहाँ पे होना चाहिए ध्रुव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्रुव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव होना चाहिए, आप लोग लिख लेना। ठीक है, पी और मतलब फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं है। चलते हैं 15वां, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक हमेशा सीधा, और ये क्या होगा, यहाँ पे वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा हमेशा उल्टा हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। साल सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी में किसका, अरे सरल होगा यहाँ पे, साल नहीं, सरल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस, दर्शी में किसका उपयोग, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए किसमें, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है, सॉरी, उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा, पीछे से ये रंगा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसका P यहाँ पे रहेगा, F अंदर में रहेगा, और C भी अंदर रहेगा। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अवतल, समतल, सर्च लाइट का परावर्तक सतह को क्या कहते हैं, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखिए मरीजों के आंख हो गया, मरीजों के आंख देखने के लिए, कान देखने के लिए, कान और नाक, मुंह को देखने के लिए, मुंह को देखने के लिए, इन सभी में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। सौर कुकर में भी अवतल दर्पण। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त हो जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए बी सी दोनों। देखें
बोल रहा है क्या चीज की दूरी निर्धारित करने के लिए, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए। तो अगर फोकस फोकस दूरी को P ध्रुव दर्पण के पर्दे के बीच की, नहीं, बिंब की दूरी, पर्दे और दर्पण की दूरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलते आगे। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो, ऋणात्मक जब ही हो तो क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा। धनात्मक हो तो आभासी और सीधा होगा। ठीक है। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य में, किस दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का। समतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं, मुंह को देखने में। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग अग्रदीप में करते हैं, अग्रदीप में, अग्रदीप में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, आंख नाक गाल, आंख नाक और गाल चिकित्सा उपयोग में लाया जाता है। देखिए, आंख नाक अभी जस्ट बोले, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवतल दर्पण डॉक्टर द्वारा किस में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, तो इस उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान कितना होता है, उत्तल दर्पण में ज्यादा से ज्यादा कितना, 1/2 होता है उत्तल में। और समतल में कितना होता है, समतल, समतल में +1 होता है। ठीक है, समतल में +1 होता है। आगे चलते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, हजामत के लिए भी क्या, अवतल दर्पण का उपयोग। रोगियों के आंख नाक कान को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग। आप देखिए 25वां, अवतल लेंस का प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, इनमें से सभी होगा, छोटा, सीधा, आभासी, ये लेंस में चलेगा। दूसरा चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है। आगे चलते देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक, ऋणात्मक जब ही पूछे तो वास्तविक और सीधा नहीं होगा, वास्तविक और सीधा बिल्कुल नहीं, वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर, सॉरी, सीधा या उल्टा है, यहाँ पे ऋणात्मक है, सॉरी, हाँ, ऋणात्मक है। तो यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब क्या होगा, निचला आधा भाग तो कम तीव्र बनेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, कम तीव्र बनेगा। आगे चलते हैं। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण वस्तु की दूरी का मान क्या होगा, मान दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक हो, 10 सेंटीमीटर हो, आवर्धन कितना हो, धनात्मक हो, तो फोकस दूरी और इसके क्या, दर्पण में उत्पन्न आवर्धन धनात्मक हो। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण यदि वस्तु की दूरी का मान दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक होगा, आवर्धन का मान पूछ रहा है। ठीक है, 10 से अधिक होगा, ये वाला में डाउट है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम बता देंगे, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना। ठीक है। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, जब बढ़ेगा। देखिए, अवतल दर्पण में अगर देखिए यहाँ से कोई चीज आ रहा है, चलते 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 आ रहा है, जानते हैं कि यहाँ पे अगर P F है, यहाँ पे F है और यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी प्रतिबिंब सीधा है तो बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति क्या, सीधा है। सीधा जानते हैं कब होता है, जब P और F के बीच रहता है, मतलब यहाँ जब चींटी कहाँ हो, F और यहाँ पे P है, इसके बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा है। तो कहाँ पे होगा, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अब 30 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी मिल सकता है, मिल सकता है तो समतल से तो हमेशा मिलता ही है, उत्तल से भी हमेशा मिलता है, अवतल से भी एक स्थिति में मिलेगा, जब जब क्या हो, P और F, P क्या हो, जब P और F के बीच हो, बताए थे आप लोगों को, P और F के बीच हो, तो इनमें से क्या होगा, सभी हो जाएगा। अब आगे देखिए, 32 किरणों के समूह को वापस आ गया, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताना इसका। ठीक है,
प्रकाश की किरण गमन करती है, ये भी दोबारा रिपीट है, बता देना आप लोग इसका आंसर कमेंट में। तेल लगा कागज, फिर वही पारभासी, फिर वही आ गया। देखिए, सूर्य से आने वाले प्रकाश की पुंज निम्नलिखित में से कौन सा है? समांतर किरण पुंज है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और ये उत्तल दर्पण की क्या होगा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। और समतल दर्पण का क्या होता है? समतल, समतल दर्पण का दर्पण, समतल दर्पण का क्या होगा? तो समतल दर्पण का अनंत होता है फोकस दूरी इसका, ना तो धनात्मक। किसी दर्पण में से हमेशा बस किसी दर्पण से हमें किस दर्पण से हमेशा वस्तु का, वस्तु यहाँ पे क्या है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल, हमेशा उत्तल में क्या होगा? इसमें छोटा ही बनेगा, ठीक है। अवतल में छोटा, इसमें छोटा, इसमें क्या होता है? छोटा, बड़ा, बराबर, ठीक है, बराबर, ये सभी प्रतिबिंब बनता है। समतल में क्या होता है? हमेशा बराबर, हमेशा बराबर बनता है। उत्तल ही है जो हमेशा ये क्या करता है? छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है या अवर्धित? नहीं, सीधा, छोटा, सीधा एवं आवर्धित। देखिए, सीधा होगा और छोटा होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? छोटा ही बनता है। ये उत्तल दर्पण है, जब भी यहाँ पे रहे तो इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है तो यहाँ पे इतना छोटा बनेगा, ठीक है। 39, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 40, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल, समतल या उत्तल? तो उत्तल दर्पण की अभी जस्ट बोले आप लोगों को। अब चलते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है? उत्तल दर्पण है तो 16 होगा, फोकस दूरी वो भी प्लस में होगा। देखिए 16, ये ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आप लोगों का, समाप्त हो गया। ये क्या हो गया? आप लोगों का क्या हो गया? समाप्त, समाप्त, ठीक है। ये क्लास आप लोगों का समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव कैसा लगा टेस्ट लगाकर? यहाँ पे आप लोगों को रोज आप डेली हर सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और ट्रस्ट एक बार जरूर हम पे करना और अपने दोस्तों में जरूर, भाई बहनों में शेयर जरूर करना। इससे क्या हो सकता है कि मेरा जो परिवार सदस्य लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और बहुत अच्छा समझ में आया होगा।